दुनिया न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन और आज भी बड़ा तगड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। बजट से पहले लोग दूरबीन लगाकर ढूंढ रहे होते हैं कि रिलीफ कहीं नज़र आ जाए शायद, और जब बजट आ जाता है तो उस पर हम देखते हैं कि खुर्दबीन लगाकर जो है वो रिलीफ ढूंढने की कोशिश की जाती है। तो ये जो माइक्रोस्कोप है ये लगाकर अब तलाश किया जा रहा है कि इसमें एक आम आदमी के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए, एक आम ताजिर के लिए, एक आम ट्रेडर के लिए क्या रिलीफ जो है वो सामने आया है। ज़ाहिर है इस पर जो हुकूमत से अगर आप पूछें, हुकूमत तो ये कहेगी कि इससे अच्छा तो बजट आ ही नहीं सकता था, और अभी बजट आया था उसके फौरी बाद एक और तोहफ़ा दे दिया हुकूमत ने, और वो था कि रात गए जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी गई। उसमें जब कमी हुई तो लोग शायद और खुश हो गए कि चलो जी ये तो बजट के बाद बड़ा अच्छा काम हो गया है। लेकिन इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इस पर भी जो है वो हम बात करेंगे। आपसे कुछ देर पहले आपने देखा कि जो हुकूमती टीम थी वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी ज़ाहिर है ऐवान में ख़िताब किया और वहाँ पर उन्होंने जो है वो शाबाशी भी दी है अपनी टीम को। और ये जो टीम आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि हर साफ़ी का जवाब दे, तो वहाँ हम सुन रहे थे कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, उन्होंने कहा कि जी हम माशी तरक्की के सफ़र पर चल पड़े हैं। फिर बिलाल अज़हर कियानी साहब जो हैं उन्होंने फरमाया कि कल वज़ीर आज़म साहब ने एक अवामी बजट पेश किया है और ये बजट जो है तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। फिर जनाब अता तारड़ साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये रिलीफ ओरिएंटेड बजट था। तो अब वो ये कह रहे हैं कि जी बहुत सारे इदारे, ख़ासतौर पे जैसे FPR है, वहाँ पर कल्चर चेंज हो गया है। अब वहाँ सिफारिश नहीं चलती और वहाँ पर मेरिट का जो सिस्टम है वो लागू हो गया है। और लंगड़ियाल साहब जो कि FBR के चेयरमैन हैं, वो फरमा रहे थे कि ये बजट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट है। यानी ये वो बात है जो हम अरसे से कहते आ रहे हैं और मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस में और जो प्रोग्राम्स हैं उसमें यही बात करते हैं कि पाकिस्तान उस वक्त तरक्की करेगा जब पाकिस्तान की इकॉनमी एक एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी बनेगी। अब थोड़ा सा ज़रा हम पोस्टमार्टम करते हैं, बल्कि करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस फील्ड से जुड़े सर्जन्स मौजूद हैं और उन्हीं से हम सर्जरी करवाएंगे। हमें शमसुल इस्लाम साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको वेलकम करते हैं। आप मईशत के ज़ाहिर एक्सपर्ट हैं। फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप सदर हैं ECAP के, और हमें ज्वाइन किया साकिब फयाज़ मंगू साहब ने जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं FPCCI के। तो आप तमाम मेहमानों को सर खुशामदीद। मैं पहले जानना चाहूँगा ज़फ़र पराचा साहब से, सर नींद आ गई आपको, पुरसुकून नींद आई या नहीं आई, या रात भर करवटें बदलते रहे आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपका मदू करने का शुक्रिया। देखिए बात यह है, ये ऐसी कड़वी गोलियां खाने के तो हम आदी हैं और हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और हमारी तवक्कुआत और गवर्नमेंट के मुख्तलिफ गवर्नमेंट के जो ट्रैक रिकॉर्ड हैं वो भी यही है। हाँ, इस साल हमारी उम्मीदें बहुत बन गई थी क्योंकि मुख्तलिफ वज़रा ने और मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट या कौमी असम्बली में हमारी मीटिंग्स हुई, तो उसमें उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों से एग्री किया। इवन दो कि इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी बातों से इत्तेफाक करती है। सही। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हमारी थी कि भाई इसमें कुछ होगा, लेकिन जो आप लोगों की तरफ से तजावीज़ दी गई थी वो तजावीज़ मानी गई? मुझे तो अभी तक कोई ऐसी तजवीज़ नज़र नहीं आई ओवरऑल। ठीक अच्छा। है, थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने हमको ज़रूर रिलीफ दिया है। प्रॉपर्टी के अंदर कुछ विद होल्डिंग टैक्स में, कुछ टैक्स के अंदर परसेंटेज में, कुछ सैलरीड क्लास को स्लैब्स 3-4 बना दिए हैं, और जो स्ट्रक्चरल चेंज है वो मुझे नज़र नहीं आया। फिर सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कट होना चाहिए था वो कहीं पे भी कोई इसकी दूर दूर तक भी बात नज़र नहीं आई। NFC वार्ड भी बात हुई है, पंजाब ने अपना हिस्सा कम किया है और दीगर सूबों की तरफ से नज़र नहीं आई बात। फिर जो मुख्तलिफ कस्म के प्रोग्राम्स हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसमें 17% का इजाफा कर दिया है। तो हमारा ख्याल ये था कि उसमें कट लगेगा या वो कम हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि लोगों को हमको कारोबार पे लगाना है ना, मुल्क को इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे मजबूत करना है। आप भी ये समझते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो भिखारी बनाने की एक कोशिश है? बाज़ लोगों का ये ख्याल है, बाज़ लोगों के नज़दीक। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो लोगों को भिखारी बनाने का तरीका है, चाहे वो आपकी कोई भी स्कीम हो, पंजाब में हो,
KPK में हो या सिंध में हो, देखिए ना, आप उसके मुकाबले में जो आप बजट एलोकेट करते हैं उस काम के लिए, उतना ही आप टैक्स कम करते हैं। जो आप लोगों से सबसे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं, सही। मैं तो ये जरूर, क्योंकि गरीब आदमी की बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जिससे वो मर रहा है, फी खानदान मिनिमम 15 से 20 हजार रुपया, जो आपको 15,000 20,000 रुपया टैक्स पे कर रहा है इनडायरेक्ट, कम से कम उस बेचारे की तो जान छोड़े। आप बजाय उसको को लाइनों में लगा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, और जो बजट बना रहे हैं सपोर्ट प्रोग्राम के, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या हेल्थ प्रोग्राम या जी सस्ता आटा, जो भी सस्ती रोटी, लोगों को इंगेज करना, लोगों की तवज्जो असल बात से हटाना, तो ये जो मांगने की आदत है ना, ये हमको हटानी होगी। और ये मांगने की आदत, यानी आप ये कह रहे हैं कि सर मछली मत खिलाएं, आवाम को मछली पकड़ना सिखाएं। आपका ये पॉइंट है। जरा मैं साकिब साहब की तरफ जाता हूँ। साकिब साहब, सर आज जो हुकूमती टीम बैठी थी वो ठोक बजा के कह रही थी कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बजट के आने से पहले आप लोगों से, चैम्बर के लोगों से बड़ी तफसीली मुलाकातें की हैं, तो आप मुतमईन हैं इस बजट के बाद? जो तजावीज़, जो बातें आप लोगों ने बजट से पहले की, उसकी कोई रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दी है इस बजट में? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है हमारे साथ मुलाकातें की और बहुत अच्छी कंसल्टेशन रही, और उस वक्त उन्होंने हमें यही यकीन दिलाया था कि अगला आने वाला बजट जो है वो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का बजट होगा। इसमें कुछ बातें जो हैं हमारी जैसे मानी भी गई कि हमारा था कि जो फाइनल टैक्स रजीम का हमने कहा था कि एक्सपोर्टर के ऊपर जो पहले फाइनल टैक्स रजीम में होते थे उसको फिर से बहाल किया जाए, वो बात नहीं मानी गई। लेकिन जो 1% प्लस 1 के 1% एडवांस्ड टैक्स था और 1% मिनिमम टैक्स था, उसको एज ए होल अब जो है वो 1.25 एज ए मिनिमम टैक्स वो कर दिया गया। तो थोड़ी सी टैक्स को रिलीफ दिया है। फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्टर्स की बात करूंगा कि एक्सपोर्टर के लिए जो उन्होंने 76 अरब रुपए जो हैं वो रखे हैं उसकी रीफाइनेंस के लिए, कि जो पहले उन्होंने 4.5% का रीफाइनेंस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ऐलान किया था, लेकिन बैंक के पास फंड्स नहीं थे, तो अब उस फंड्स को जो बैंकों को ताकि वो मुहैया हो, तो उसमें उन्होंने ये फंड्स 500 मिलियन रुपए तक कारोबार करने वाले जो एक्सपोर्टर्स थे उन पर सुपर टैक्स मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, और जो 500 मिलियन रुपए से ज़्यादा का कारोबार करते हैं एक्सपोर्टर्स, उस पर सुपर टैक्स 10% से कम करके 8% किया गया है। ये आप लोगों की तजावीज़ में शामिल था ये, या ये एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ, ये कम हुआ का था? जी, सुपर टैक्स का हमारी तजवीज़ में शामिल था, और उसको जो है ये 50 करोड़ तक ख़त्म भी कर दिया गया है। लेकिन जो 50 करोड़ से ऊपर है उसको 8% किया गया है। मेरे ख्याल में उसको 5% तक आना चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ से ऊपर 8% भी बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है, जो कि कॉस्ट में इजाफा करता है। अच्छा। तो इसके अंदर और एक और जो सबसे बड़ा जो कंसर्न जो आया ये कि इस बजट में जो एस्टिमेट उन्होंने दिया कि स्टिल वो खुद ही कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ बजट है, और दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ एक्सपोर्ट को एस्टिमेट कर रहे हैं वो इस साल के लिए $32 बिलियन, यानी कि अभी 30 बिलियन अभी मुश्किल से हुई है, तो अब $32 बिलियन को जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं, और जो इंपोर्ट है वो $70 बिलियन की वो एस्टिमेट कर रहे हैं। तो उसका मतलब है जो ट्रेड डेफिसिट है वो तकरीबन 40 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। और फिर इसका मतलब है कि वही हमारा जो है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी जो वो हमें रेमिटेंस बेचते हैं, फिर से हमारा वो इन्हिसार उसी पर होगा। और मजे की बात यह है कि पूरे बजट में जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस हमें आती हैं और हमारा ट्रेड डेफिसिट पूरा होता है, उसके लिए पूरे बजट में उन रेमिटेंसेस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि उसको मेक श्योर किया जाए कि वो रेमिटेंस आती रहे और मजीद उसमें। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा साकिब साहब। फजल करीम दादाभाई साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं इससे पहले कि शम्स इस्लाम साहब की तरफ आऊँ, फजल करीम साहब सनतकार हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फजल साहब वेलकम। ये जो हुकूमती टीम कह रही है कि ये तनख्वाहदार का बजट है, ये सनतकार का बजट है और ये एक्सपोर्टर का बजट है, आप एग्री करते हैं इससे?
सबसे पहले शुक्रिया आपका। देखिए भाई, बात ऐसी है कि जब हम ये कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो हमारी को बात को बुनियादी बात को ये देखना चाहिए कि हम आईएमएफ के एक प्रोग्राम में हैं और हमारे पास जो फिस्कल स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा नैरोड है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और ठीक। अगर आप देखें कि पिछले 2 साल से ये प्राइम मिनिस्टर का तीसरा बजट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो 5वां है, इस हुकूमत का तीसरा बजट है। अगर आप जी। देखें तो फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने की बात की गई है, ग्रोथ की इसमें ज़्यादा बात नहीं हुई है। और उस फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए जो मैं समझता हूँ टैक्स के हवाले से जो है वो उस हवाले से जो है क्या कहते हैं कुछ रिलीफ मिली है, जिसमें आप सैलरी क्लास को अगर आप ले लें, आप रियल एस्टेट सेक्टर को ले लें, आप एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम का अगर देख लें, तो ये सारी चीज़ों पे जितने हद तक जो फिस्कल स्पेस अलाउ कर सकती थी वो किया है। विद होल्डिंग टैक्स पे अगर आप देखें, मैंने जैसे रियल एस्टेट की बात की, परचेज जी। पे जो है वो 2.5 से 1.25 किया, सेल पे जो है 5 से 2.75 किया, एक्सपोर्ट रिफाइनेंस 19 से 4% पे लेकर आए हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे जो है वो 2 था तो 1.25 लाए। इट कुड हैव बीन बेटर, जैसे आप अपने टेक्सटाइल के ऊपर 0.25 पे रखे क्वार्टर पे, सॉरी आईटी पे। तो मैं समझता हूँ गुंजाइश तो हर चीज में होती है, बट आपको अपनी ओवरऑल आप मुतमईन हैं, यानी आप ये समझ रहे हैं कि हाँ जी एटलीस्ट मिले ना मिले हमारी जो डायरेक्शन है वो सही है, आप ये समझ रहे हैं? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ने इंटेंट अपना दिखाया, बिजनेस कम्युनिटी ने जो प्रपोजल दिए उनको सुन के जितने हद तक उनके पास रिलीफ देने की गुंजाइश थी, मैं समझता हूँ वो ठीक टैक्स है। के हवाले से ओके सर, अब आप ये बड़ा आपका जो है ना सबका पॉइंट आ गया। अब मैं ज़रा शम्स इस्लाम साहब की तरफ आता हूँ। शम्स साहब, यानी जो फिस्कल हमें गुंजाइश मिली, हम ये कह सकते हैं कि वो गुंजाइश बिल्कुल एक्यूरेटली दुरुस्त अंदाज में जो है वो इस हुकूमत ने इस्तेमाल की है, या आपको लगता है कि नहीं अभी जो है वो मज़ीद इसमें बेहतरी जो है वो हो सकती थी? देखिए, फिस्कल स्पेस की जब बात करते हैं ना कि फिस्कल स्पेस हमारे पास मौजूद नहीं है, तो फिस्कल स्पेस क्रिएट की जाती है अपने अखराजात को कम करके। सर अखराजात को तो कम करके, लेकिन जो ज़ाहिर है फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हों, बैरूनी अंदरूनी फैक्टर्स, अगर वही मुतासिर कर रहे हो तो फिर क्या होगा? वो ज़ाहिर है फिर तो इंतजार करेंगे। बैरूनी फैक्टर्स ने कम मुतासिर किया है, आपको अंदरूनी फैक्टर ने ज़्यादा मुतासिर किया। आप अपने बजट के अखराजात जो आपका डॉक्यूमेंट आया उससे कंपेयर कर लें कि आपके गुज़श्ता साल जो सरकारी अखराजात थे, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, उससे और इस दफ़ा जो है इजाफा कितना हुआ। आप हर बजट में देखें उस पर इजाफा हो रहा है, तो ये अंदरूनी फैक्टर है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के नॉन डेवलपमेंट। सर इस पर आप एग्री करेंगे, ये भी पहली दफा हुआ है कि सूबों से जो है विफाक को ग्रांट मिल रही है, ये कितना खुशाइंद है? देखें जी, ये एक बड़ी अजंबे की बात है। एक वफाकी हुकूमत जो है अगर वो अपना साइज छोटा कर लेती, जो 18 अमेंडमेंट के बाद पावर सूबों को दे दी, और पावर सूबों को देने के बाद उनको जो है उनकी कैपेसिटी इंप्रूव करनी थी, तो वो कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हुई रेवेन्यू इकट्ठा करने की, जितनी आपने उनको पावर्स दी थी। लेकिन उनके पास क्योंकि एक आईएमएफ की कंडीशन थी कि उन्होंने अपना सरप्लस एक रखना है, और फिर उसके बाद जब आप अपने पास घर से चले वफाक में, तो फिर आपको कमी आ गई, तो फिर आपने एक मुआहिदा किया कि जी आप हमें। तो मैं तो इसको एक लाइटर नोट ये कहूँगा कि अब वफाकी हुकूमत भी BISP पे आ गई है, अब सूबे उसको फंड देंगे ताकि वो अपने अखराजात पूरा करें। हालांकि जिन मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर बहुत पहले एक कमीशन बैठा था, डॉक्टर इशरत हुसैन साहब ने बाकायदा इसके ऊपर बुक लिखी है। ये डिवीजन्स, ये मिनिस्ट्रीज जो हैं वो डुप्लीकेट है, इनको बंद कर दिया जाए। आज आपकी एक्सपोर्ट में जो इजाफा नहीं हो रहा, उसकी बुनियादी वजह एक्सपोर्ट डिसीजन 3 मिनिस्ट्रीज करती हैं। आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कहते हैं तो तिजारत की मिनिस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर अगर फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट क्वारंटाइन और जो पैदावार का इजाफा और ये सारी चीज़ें होती हैं उसको वो देखती है। फिर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उस पर आ जाती है कि जहां आप कहते हैं जी कि टैक्स की वजह से एक्सपोर्ट आपकी कम हो रही है, टैक्स का बर्डन बढ़ गया है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री FBR कहती है कि हमें इसके ऊपर टैक्स बढ़ाना है। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जो अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाता है। हमने एट सोर्स एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया, पिछला तजर्बा किया, 1% का
इजाफा करके उसको MTR में लाके आपने एक्सपोर्ट्स का बेड़ा गर्क कर लिया, हालांकि एक्सपोर्ट बढ़ रही थी। अब आप कहते हैं जी हमने उसको कम कर दिया है, तो वो भी आपने मिनिमम टैक्स को 0.25% ऐड कर लिया, 1% से 1.25% इजाफा हो गया है। एक्सपोर्ट्स किस तरह से बढ़ती हैं? एक्सपोर्ट्स के ऊपर आपकी बेसिक कॉस्टिंग जो होती है, एज एक्सपोर्टर मैं बताता हूं आपको कि एनर्जी की कॉस्ट ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही होती है। मुझे अगर आप इजाजत दे देना, हम जरा सेक्टर वाइज चलते हैं, लेकिन एक क्विक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो है वो रिलीफ पर बात करने की कोशिश करें। हमारे साथ रहिए। बजट में दावा तो किया जा रहा है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी अशिया हैं जो कि थर्ड शेड्यूल में शामिल हो गई हैं और 70 अरब रुपए की इजाफी आमदन इससे होगी। ज़ाहिर है टैक्स लग गया है, GST लग गया है। अब जो बच्चे या घर में जब पास्ता खाते थे वो भी सोचेंगे पास्ता खाने से पहले, नूडल्स खाने से पहले, क्योंकि उस पर ज़ाहिर है GST है। फिर जो शीरखार बच्चे दूध के लिए रोते थे, अब उनके जो वालिदैन हैं वो भी रोएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है दूध जो है फार्मूला दूध वो महंगा हो गया है और बहुत सारी बालों से मुतालिक मसनूआत हैं, ये जो है इस पर GST जो है वो लग गई है 18%। तो अलगर्ज़ अगर एक तरफ से रिलीफ दिया गया है तो दूसरी तरफ आपका जो ग्रोसरी का बिल है वो मुमकिन है कि शायद बढ़ जाए। अगर इससे हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो मुत्तफिक नहीं है तो वो मुझे बता दें। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब फयाज साहब, फजल करीम दादा भाई साहब और ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र साहब, हम कह सकते हैं कि एक तरफ रिलीफ दे दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वहां से थोड़ा सा शिकंजा कस दिया गया है। देखिए जनाब, बड़ा कैटेगोरिकली जवाब है कि हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो किसी ना किसी तरह अल्लाह का करम है हमारे पे बहुत ज़्यादा, जो भी मिला है इस मुल्क से मिला है, ठीक है। सही। और जो इज्जत है, जो दौलत है, शोहरत है, इस मुल्क की वजह से है। लेकिन अब गरीब अवाम, आम अवाम के लिए इस मुल्क में कुछ नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस वक्त आम आदमी का, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का जिस्म का और रूह का रिश्ता रखना महाल हो गया है। अच्छा। यानी कि ये जुल्म की इंतहा है कि आप बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, बच्चे जो पास्ता बच्चे खाते हैं उसके ऊपर लगा रहे हैं। अभी ये बाइस से शर्म बात है हम सब के लिए, सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं। यानी कि हमको अगर कोई आवाज़ उठानी चाहिए तो इस बात पे ज़रूर उठानी चाहिए। जो फिर पेट्रोल है, पेट्रोलियम लेवी है, या इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो आपके फ़कीर तक देता है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और भले ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया या मुख्तलिफ सहूलतें दी हैं, ये जो 2-3% टैक्स कम किया है ये अमीर लोगों पे, वो भले ना करते। जहाँ हम 30% देते हो, 32 दे रहे थे तो वही देते रहते। तो कम से कम ये गरीब आदमी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वो भी खास तौर पे शीर ख्वार बच्चों के लिए। फार्मूला मिल्क डॉक्टर अब वो कोई अय्याशी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है सर, लेकिन कुछ चीजें जो है ज़ाहिर है लग्जरी नहीं है। हाँ, अब मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो ज़ाहिर है ख़वातीन के सैनिटरी पैड्स हैं उस पर उसको ये तसव्वुर किया गया है कि ये ज़रूरत की ज़ाहिर चीज़ है। शुक्र है कि ये ख्याल जो है वो आ गया इस हुकूमत को। उस पर 18% जो है वो सेल्स टैक्स वो ख़त्म कर दिया है मुकम्मल तौर पे। फिर जो इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव हैं उस पर जो है वो 18% सेल्स टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। फिर जाहिर सी बात है कि अब सवाल ये है साकिब साहब, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो दावा कर रही है हुकूमत के प्रॉपर्टी सेक्टर जो है उसको बड़ा रिलीफ दिया गया है, क्या जेन्युइनली ऐसा है? क्योंकि कहा ही जाता है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही हैं, इसके बाद अब ट्रांजैक्शंस हो सकेंगी। आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं? जी जी जी, आवाज थोड़ी कट गई थी। जी 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 देखिए, रियल एस्टेट में तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ दिया गया, जो ट्रांजैक्शन के ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स था उसको ऑलमोस्ट 50% जो है उसका रिलीफ दिया गया है। और उसके साथ जो है वो कुछ मशीनरी के ऊपर भी, जो कंस्ट्रक्शन में जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसके ऊपर भी रिलीफ दिया गया है। लेकिन जब आबाद के लोगों से कुछ मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा मुद्दा ये था कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है हम पर वो टैक्स आयद कर दिया जाता और जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती उसको एक सिंप्लीफाइड जो है वो कर दिया जाता, तो वो बेहतर होता। लेकिन इसको जो ये रिलीफ मिला है, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चलाती है, तो ये एक अच्छा एक है
जो भी आप बात कर रहे थे कि जो इसकी महंगाई के जो थर्ड शेड्यूल के अंदर बहुत सारे आइटम आ गए, मैं समझता हूं कि इससे जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और जब इन्फ्लेशन तो फिर आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी जब आ रही होती है और वो देखती है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, तो फिर उसके साथ साथ जो है वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो फिर फाइनेंशियल कॉस्ट भी जो है वो हमारी बढ़ जाती है और एक्सपोर्टर्स की फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर अगेन वही कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें इजाफा हो जाता है। मैं जरा शम्स साहब की तरफ सर पॉइंट लेके जाना चाहूँ। शम्स साहब सर, जो ज़ाहिर है थर्ड शेड्यूल में शामिल है उसकी वजह से दूध रुआत, चलो मिठाइयाँ कम खाएं लोग, जैम जेली केचप मसाला जात। अब कहा ये जाता है ना कि सर के पेट्रोल की कीमत आपने अगर बढ़ा दी तो इसका मतलब है वो हर अशिया को हर शय को जो है वो उसने मुतासिर करना है। तो इसी तरह जो खुर्दनी तेल है, घी है, इसकी कीमत अगर आप बढ़ाएंगे और वो डायरेक्टली तो फिर इफेक्ट करेगी ना। मुझे पता है आप तो नहीं खाते, मेरा ख्याल है घी वाली और तेल वाली अशिया अवॉइड करते हैं, लेकिन जो खाते हैं सर उनको तो खाने दें। जो कढ़ाई पसंद करते हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में जाके, उन्होंने तो खाना ही है। अब क्या होगा फिर उस पर जो है वो ज़ाहिर है उस पर असर पड़ जाएगा। देखें, जो पाकिस्तान में जो अभी जो बजट दिया गया ना, उसके अंदर जो टैक्सेस का जो टारगेट बढ़ा के रखा गया है, तो वो बेस ही करेगा, वो ड्रिवन ही इन्फ्लेशन से होगा। इन्फ्लेशन होगा तो वो टैक्स कलेक्शन के करीब वो जा सकेंगे, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आपका जो महंगाई बढ़ेगी, तभी जाके हुकूमत को रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा। तो और साथ ही उन्होंने एक और चीज़ आपने देखी है कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको बढ़ा दिया गया है। पिछले वाले का आपका कोई 1000 अरब से कम शॉर्टफॉल हुआ और रिकवरी सूबों से हुकूमत नहीं कर सकी। जो आमदनी थी, मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट की पेमेंट लेनी थी वो भी नहीं ले सके। लेकिन पेट्रोलियम लेवी में क्योंकि इजाफा किया गया था और इंटरेस्ट रेट 22% से कम होकर 11.5% पे जब आ गया, तो हुकूमत ने देखा कि इसने मुझे फिस्कल डेफिसिट कम करने में मदद दी है, तो अगले बजट में उसको आपने नॉन टैक्स को बढ़ा दिया। जब आप ये बढ़ाएंगे तो आपका 100% महंगाई बढ़ेगी, और इससे 3 चीज़ें बड़ी कंप्रोमाइज़ हुई हैं। इन्फ्लेशन जब आप बढ़ाते हैं तो आपका जो है सबसे पहले इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो आपकी है वो कंप्रोमाइज़ हो गई है, क्योंकि आप जब तक आपके पास टैक्स बेस नहीं बढ़ती और इंटरेस्ट उसका टैक्स का रेट जो है वो कम नहीं होता, तो टैक्स बेस नहीं बढ़ेगी। ठीक है। उसका कोई इकदाम नहीं किया, डॉक्यूमेंट इकोनॉमी को करने का कोई इकदाम नहीं किया। फिर आपकी आती है नेशनल सिक्योरिटी, उसके ऊपर आप अगर देखें कि कहने को 18% इजाफा किया गया है डिफेंस बजट में, जबकि आपका इन्फ्लेशन अगर आइंदा साल में 15% को हिट कर जाता है, और इंटरेस्ट रेट अभी इस MPC में तो स्टेटस को होगा, लेकिन जायज थी कि बढ़ाया जाए, लेकिन वो मेंटेन करेंगे। ठीक है। तो ये जो इजाफा है वो कंप्रोमाइज हो गया। ठीक है, और क्या कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है? जब ब्रेक पर जा रहे हैं वापस आएंगे तो फजल करीम साहब से भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। इकोनॉमिक एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब ये दावा कर रहे हैं इस ट्रांसमिशन में कि जी कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं इस बजट में। अब वो क्या हैं, ज़ाहिर है कुछ उन्होंने जिक्र किया है, कुछ हम उनसे मज़ीद जो है वो पूछेंगे। असफंदियार फ़रूख साहब, चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, और ज़फ़र पराचा साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, सदर E-CAP। शमसाब सर, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये तो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, फूड सिक्योरिटी भी? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर मुल्क था, अपनी ग़िज़ा के लिए गंदम उगाता था, चीनी की पैदावार अच्छी होती थी, चावल दालें एक्सपोर्ट करते थे। पाकिस्तान 2006 तक जो है नेट एक्सपोर्टर था दालों का, और अब नेट इंपोर्टर है पाकिस्तान इस रीजन में, इंडिया से भी बड़ा दालों का इंपोर्टर। माशाल्लाह। क्विकली बताइए सर कैसे हुआ? देखिए, इसमें पॉलिसी का फेलियर हुआ। हुकूमत जब दालों की इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया 2006 में, उस वक्त दाल 17 रुपए चने की दाल होती थी और 24 रुपए की माश की दाल होती थी। माश की दाल आज बढ़कर 450 रुपए किलो है मार्केट में, चने की दाल 260 की हो गई। तो पाबंदी ने उसकी पैदावार कम कर दी और कीमतें बढ़ा दी। फिर आपने इंपोर्ट के ऊपर सब्सिडी एक वक्त पे दी कि 8 से 9 रुपए किलो पे सब्सिडी दे दी। सही। इंपोर्टेड को सपोर्ट किया और लोकल को मारा। सही। पॉलिसी फेलियर ने आपको नेट एक्सपोर्टर से नेट इंपोर्टर बना दिया। आज अगर चने की पैदावार जब ऑस्ट्रेलिया में हार्वेस्ट होती है, सर्दियां उसकी दिसंबर में गर्मियां होती हैं वहाँ पे, यहाँ सर्दियां होती हैं, यहाँ का किसान
पैदावार लगाने का सोच रहा होता है उस वक्त आपके मुल्क में इंपोर्टेड चना आ जाता सही। है, जिसकी वजह से किसान अपना चना नहीं लगाता। दालें, आपकी मूंग की दाल पैदावार हो रही है, बारानी इलाकों में अच्छी हो रही है, सही। लेकिन दूसरी दालों की पैदावार, जो मसूर की दाल पाकिस्तान बहुत बेहतरीन पैदा करता था जेलम चकवाल साइड पे, आपकी माश की दाल जो है पेशावर साइड पे इधर उधर होती थी, सारी अच्छी दालें होती थी। आज जब आप एक्सपोर्ट को बैन कर देंगे तो हमारे ग्रोअर के पास एक मार्केट बचती है, वो होती है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट को अगर इंपोर्टेड दालें फीड करना शुरू कर देंगी तो जो पैदावार मौसमी फ़र्क की वजह से लेट आएगी तो उसको पैदावार की प्राइस नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर भी पॉलिसी आप अच्छा 4 बिलियन मुकम्मल कर लो, $4 बिलियन पाकिस्तान सिर्फ इसके ऊपर खाने पीने की चीज़ों पे खर्च कर रहा है कि जिसमें एडिबल ऑयल, वो तमाम सीडियाँ हो सकते हैं, आप चाहे सोयाबीन ले लें या आपका मस्टर्ड सीड ले लें, आप सेसमी सीड ले लें, कोई भी तेल बनाने, यहाँ तक कि आपके यहाँ पाम की कल्टीवेशन हो सकती है, उसको भी बर्बाद किया गया पॉलिसीज के जरिए। आप चने की, चिकपीस की सबसे ज्यादा दालों में इंपोर्ट इसकी होती है, सही है। 980 मिलियन की, अराउंड $1 बिलियन आपने लास्ट ईयर इंपोर्ट की थी। ये साल जो बंद हुआ है, आप अभी तक जो 11 महीने में 620-25 मिलियन की कर चुके हैं, और उसकी प्राइस की वैल्यू कम हुई है, क्वांटिटी कम नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई। तो एक ज़राई मुल्क अगर इतनी बड़ी इंपोर्ट पे खर्च करेगा, आज आपकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है फूड की कम हो गई हैं और इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, तो फूड सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो गई है। ठीक है, अब मैं ज़रा वो जो आप कह रहे हैं ना कि नेशनल सिक्योरिटी, उस पर भी आता हूँ, लेकिन मैं ज़रा क्विकली शामिल गुफ्तगू करूँगा असफंदियार फ़ारूक साहब को, चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। असफंदियार साहब, सर ये मुसल्लमा हकीकत है कि अब जब मैं आप कोई भी, आपका तो नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है जो एक आम आदमी वो जाएगा ग्रोसरी करने, ख़ास तौर पे जो ज़ाहिर है लोग वन विंडो सोल्यूशन चाहते हैं, बड़े स्टोर्स में जाके ये समझते हैं कि वहाँ से चीज़ सस्ती मिल जाएगी करियाना के बजाय, तो उनका ग्रोसरी का बिल जो है वो बढ़ जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरे ख्याल में तो देखिए हमारे सामने 2-3 फैक्टर हैं जो कि एक चैलेंज बनेंगे। एक तो ऑफकोर्स हमारे पास इन्फ्लेशन है, जो कि इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि डबल डिजिट्स में आ चुका है, तो इसकी वजह से तो आपकी ग्रोसरी और दूसरे आइटम जो घर के हैं वो महंगे रहेंगे। दूसरी बात है कि हमने ये देखा है कि इनकम्स के ऊपर कई कई जगहों पे टैक्स कम किया गया, लेकिन जो प्रोडक्ट्स के ऊपर कहीं पर सच रिडक्शन नहीं है। इसकी जीएसटी भी वही है 18%, बल्कि थर्ड स्केड्यूल जो एक होता है सेल्स टैक्स के अंदर, जिसमें जो रिटेल पैकिंग वाले आइटम होते हैं उसकी जो लिस्ट है उसे बढ़ा दी, तो हो सकता है उसके अंदर कुछ महंगाई का सामना करना पड़े। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं। हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि इनकम टैक्स साइड पे कुछ जरूर रिलीफ मिला है तनख्वाह तबके के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम बास्केट को देखें लोगों के लिए बता देना ग्रोसरी का बिल बढ़ने जा रहा है या नहीं बढ़ने जा रहा? नहीं, मेरे ख्याल में तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, लेकिन उस तरह से तेजी से शायद ना बढ़े जो 2 साल पहले हमने महंगाई देखी थी। अच्छा, फराजा साहब, सर मिनिमम वेज जो है वो तय की गई एक ज़ाहिर आम आदमी के लिए 40,000 रुपये, जो 37 थी गालिबन 10% उसमें इजाफा हुआ। सर ये मिनिमम वेज ज़रा बताएंगे, ये कैसे तय होती है, कैसे डिसाइड किया जाता है कि इतनी जो है वो हम कम से कम तनख्वाह देंगे तो एक आम आदमी उसमें गुजारा कर लेगा? कौन डिसाइड करता है? सर ये मेरा ख्याल है हम जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ, और या किसी की भी पाकिस्तान में आप सवाल पूछेंगे तो ये तो $1 मिलियन सवाल है। हाँ, अगर आप मेरे से ये कहें कि 80,000 या 1 लाख रुपए के अंदर आप बजट बना दें तो मैं शायद बना पाऊँ आम आदमी का, क्योंकि खाली उसका घर से अपने काम की जगह पे जाने आने का रोज़ का कम से कम 300 से 400 रुपए का खर्चा है। फिर जो आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, वो जो गवर्नमेंट ने एक मेन कमाई का जरिया बना लिया है, वो आप देख लें, मैं नहीं समझता 20 से 25,000 रुपए से कम किसी का हो एक आम आदमी का, जिसमें बिजली का बिल 10,000 रुपए का लगा लें, 12 का मिनिमम, गैस है नहीं सिलेंडर वो ख़रीदेगा, पानी है नहीं, अक्सर शहरों में पानी वो ख़रीदेगा, तो ये तो 3 चीज़ें हैं। अब अगर वो बेचारा मोटरसाइकिल ले लेता है किस्तों पे, तो उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी, तो मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है। गो कि मेरे पास भी 1500-2000 मुलाजमीन हैं और मुझको शर्म आती है उनको 40,000, 35,000, 45,000 बिलो 1 लाख देते हुए। अब मैं आपको ये ईमानदारी से और मीडिया पे बैठ के बात कर रहा हूँ, बड़ी बात है। तो कैसे चलाते हैं, अल्लाह ही चला रहा है। और सबसे अहम बात ये यहाँ चलने की वजह यह है
कि हमारे यहाँ जो चैरिटी का निज़ाम है वो मौजूद है, एक दूसरे की हेल्प करने का माशरती निज़ाम, ख़ानदानी निज़ाम, और लोग दो दो नौकरियाँ कर रहे हैं और सर्वाइवल पता नहीं किस तरह कर रहे हैं बेचारे। स्कूलों में आप देखें बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। फिर रिपोर्ट आई है लोग खाने पीने के आइटम कम खा रहे हैं, बुनियादी जो ज़रूरत है। जी हाँ, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि हम अमीरों का टैक्स कम ना करते, लेकिन गरीब लोगों के ऊपर लाजमी कोई ना कोई उनको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए थी, इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्सेस। जैसे अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला दूध की बात हो रही थी, वो कोई लग्जरी तो नहीं है, वो तो उसकी जो नरेशन है वो चाहिए उसको, नॉट आपने जो बात की ना सर, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो है ना लिखता है 2025-26 का जो भी पेश किया गया है, वही बता रहा है कि पाकिस्तानी अवाम 6 साल पहले के मुकाबले में अब गंदम, चावल, दालें, दूध और गोश्त कम मिकदार में खा रहे हैं। यानी ये सूरत हाल इस वक्त सामने आ गई है। बाइंग पावर, तो वो प्रोटीन जब उसको नहीं मिल रही और प्रोटीन नहीं मिल रही और बीमारियां बढ़ रही हैं, बेतहाशा आप देख रहे हैं लोगों की लाइनें लगी हुई हैं, और आपने जो लोगों को सियासी तौर पे अपने पीछे लगाया हुआ है। अभी आप बात कर रहे थे सैनिटरी पैड्स की और कंडोम की, जी जी, कि उसके ऊपर जो सेल टैक्स कम हुआ है, तो अगर आप पीछे देखें तो वो भी, उसके पीछे भी आपको इशराफिया नज़र आएगी, आपको मल्टीनेशनल कंपनी नज़र आएंगी। आप खाने को तो आदमी को दे नहीं रहे हैं, वो आपने कम किया, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो बुनियादी आबादी जरूरत भी तो बढ़ रही है ना। सबसे बड़ा मसला अगर इस आप मुल्क का आबादी भी तो है ना। मैं जरा बात आपकी जरा शम्स साहब की तरफ लेकर आता हूँ। शम्स साहब, आबादी मसला नहीं है इस मुल्क का सबसे बड़ा? देखिए जी, कहने को तो पाकिस्तान की आबादी अराउंड 3% के हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ आज एक और रिकॉर्ड पे बात लेकर, ये ऑफिशियली अब हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बन गए, मर्दों की तादाद ज्यादा हो गई है कुछ इलाकों में, कुछ सूबों में, हर जगह ओवरऑल नहीं। सर ये हमारे मतलब सर्विस ये हमारी डॉक्यूमेंट करने वाला जो अदारा है उसने, क्योंकि सीटें बढ़ानी पड़ेंगी और खवातीन की सीटों के लिए ओपन मेरिट पे इलेक्शन नहीं होता, वो खसूसी सीटों पे आती हैं, इसलिए शायद कोई एडजस्टमेंट की गई है। एक दौर था 51% थी खवातीन, 51%, 52% आज भी हैं। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि दुनिया की एक मेडिकल अथेंटिक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि अब मेल्स की पैदा कम हो रहे हैं, बच्चे मर्द पैदा कम हो रहे हैं, लड़कियां ज्यादा पैदा हो रही हैं, और ये आपका जो सोसाइटी में एक चेंज आने वाला है। 2030 में पाकिस्तान को भी आबादी में कमी का मसला होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा। क्योंकि इस वक्त जो आम आदमी है वो परेशान है, डिप्रेशन में आ गया है, उसको हैंड टू माउथ हो गया है, उसको खाने के लाले पड़े हैं। सुबह नाश्ता करा या भूखा निकला है तो दोपहर को वापस शाम में जाएगा तो बीवी को देगा, करेगा ये कमाओ, खाना पकाओ इससे। तो ये रोज का जो रोजगार कमाने वाला, क्योंकि उस बंदे को सबसे पहले घर की बिजली बहाल रखनी है, गैस बहाल रखनी है, किराया देना है, उसके बाद खाने का सोचना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग खुला तेल घी लेके जाते थे, कंपनीज ने वो बंद करवा दिया, तो आम लोग आलू एक अगर कभी मौका लगे, आई एम श्योर आपने देखा होगा, हम अक्सर, क्योंकि मैं तो खुद ग्रोसरी भी करता हूँ, सब्जी भी खरीदता हूँ, तो एक गरीब आदमी जो है ना, वो जब जाता है सब्जी खरीदने तो वो 1 किलो 2 किलो या इस तरह से नहीं लेता, वो कहता है जी आज का इस वक्त का मसाला बना दो। यानी उसमें लाहौर जैसा शहर जहाँ पे कहते हैं कि खुशहाली बहुत है, मैंने अपनी आई विटनेस से देखा है कि अब अगर आप सब्जी लेने जाओ या फ्रूट लेने जाओ तो वो आपको पाव का रेट बताता है, किलो का नहीं बताता। जी। कराची क्योंकि एक मार्केट प्लेस है पाकिस्तान की, एक्सपोर्ट के लिए एक फैक्ट्री बना हुआ है, वहाँ पर कारोबारी लोग ज़्यादा हैं, टैक्स ज़्यादा देते हैं मुल्क में सबसे ज़्यादा, वहाँ किलो का रेट बताएगा कि यहाँ एक पाव का रेट बताने का मतलब है कि यहाँ का मजदूर जो 1200 से 1500 रुपए दिहाड़ी, ये जो आप पुश कार्ट इकोनॉमी देखते हो लाहौर में हुई है, उसके पीछे ठेकेदार होता है, उस बंदे को जो बैठा हुआ रेट लगा के इतने का आलू और इतने का आम बेच रहा हूँ, वो 1200 दिहाड़ी में बैठा हुआ है, उसका मालिक नहीं है, मालिक उसके पीछे एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है। कहने का मतलब ये है कि लोगों की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 1200 रुपए दिहाड़ी लेने वाला या एक चौक पे बैठा हुआ जो रंग का काम करने वाला या मजदूरी वाला, वो भी 1000-1200 लेता है, उसका गुजारा नहीं होता। 1 लीटर अगर आप तेल का पाउच लेते हो तो 500-600 रुपए का तो वही आ जाता है। दाल आप लेने जाते हो, मैं दालों का जिक्र कर रहा था, जो आपकी दाल ही सस्ती नहीं है, सब्जी में लेने जाते हैं तो वो सब्जी शायद वो आलू सस्ता मिला है लोगों को। मैंने देखा कि बड़े बड़े जो अच्छे खासे घर के लोग थे
बोरियां भर के इस दफा आलू रख लिए हैं घर में, क्योंकि 28 आलू रुपए खराब किलो मतलब आलू जो है वो मिल रहा है, तो 20 रुपए हाँ, किलो यहाँ बिका है। जब आइए ये बताइए। पेमेंट हुआ हाँ। तो टमाटर भी ऐसा ही सस्ता हुआ था यहाँ पे 5 रुपए कुछ फेंक देर दिया। के लिए, तो हाँ, ये एक बकरीद अल्लाह आ ने गई थी। मेहरबानी करी, उसका क्रेडिट भी हमारी पाकिस्तान आर्मी को जाता है कि हमने बॉर्डर क्लोज सर कर दिया इससे था। पहले कि ब्रेक में क्विकली पाकिस्तान आर्मी की, क्योंकि आपने बात कर दी, आप कह रहे हैं कि जी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई है, क्या यानी दिफाई बजट जो है वो कम बढ़ाया गया, ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान का एक अजली दुश्मन एक इंडिया के साथ हमारी एक दुश्मनी है, हमेशा से वो बॉर्डर हमारा रहता था। अब दूसरा बॉर्डर हमारे पास अफगानिस्तान इंडिया की प्रॉक्सी का रोल अदा कर रहा है, बलोचिस्तान तक में वो आ गया है और इंडिया उनके जरिए ही आ रहा है। ऐसा ही तो है। जब दो बॉर्डर आलाकार बने आपके हुए। पास आ जाएगा तो जो आपने 3,000 का अरब का बढ़ाया है, 80 अरब डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक। आपको यहाँ बजट बढ़ाना चाहिए था, अपने अखराजात कम करते और डिफेंस बजट बढ़ाते। अगर सिक्योरिटी है तो फिर हमारे पास हम आराम से सो सकते हैं। अगर आपके जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और इस वक्त देखें हर अखराजात कौन जगह कम करता है? इंसर्जेंसी हुकूमत कम बढ़ करती गई। है अखराजात अपने। हुकूमत को अपने अखराजात सरकारी करने चाहिए थे कम, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चे कम कर देते और डिफेंस के बढ़ा देते, ताकि आपको इन्फ्लेशन इस दफा 15% आएगा। जो अपना माली साल दिया है उसमें महंगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। करेंसी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। अभी आप नहीं आए लेकिन पड़ेगा प्रेशर, डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो बढ़ेगा तो फिर आपको ये 3,000 अरब का जो डिफेंस का रखा गया बजट वो कम लगेगा। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं सर, हमारे साथ ही रहिएगा, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। ट्रांसमिशन में हमें शमसुल इस्लाम साहब के साथ फ़हीमुर रहमान सहगल साहब, आप सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सहगल साहब, आपकी तो सर मुलाकातें होती रही हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, बिल्कुल। तो वो यही आज ठोक बजा के कह रहे थे हुकूमती टीम कि जी ये हमारे साथ मुलाकातें हुई हैं, तजावीज़ आई हैं, बैठे हैं, तो अब मुतमईन है सर आप जो बजट आया उससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अपने एक प्रोग्राम में बुलाने का, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। अच्छा। प्री बजट जितने हमारे सेशंस इस गवर्नमेंट के साथ हुए हैं, पहले ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती। अच्छा। और बड़े प्रोडक्टिव सेशन हुए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ हुए, फिर SIFC के साथ हुए, फिर आपकी जो कॉमर्स के जितने सेक्रेटरीज हैं उनके साथ हुए, जो हमारे पॉलिसी के डीजी हैं, डीजी पॉलिसी हैं नजीब अहमद साहब, उनके साथ हुए। अच्छा। तो मैं समझता हूँ बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। जो आप लोगों ने तजावीज़ रखी थी या जिस पे डिस्कशन हुई थी जिन मामलात पे, वो उसकी रिफ्लेक्शन आपको बजट जी डेफिनेटली हमें महसूस हुआ है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन ली है वो यही ली है कि बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेके जो पॉलिसी, देखें हम भी 100%, हमें भी उम्मीद तो नहीं थी कि ये सारा कुछ जो वी आर इनटू IMF प्रोग्राम, इस हवाले से अगर आप इस सिनेरियो में देखें तो हम ये रियलाइज़ कर रहे थे कि ये जो कुछ हम चाह रहे हैं 100% तो ऐसा नहीं होगा, बट मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव मूव ये शुरू हो गई है इकोनॉमी के हवाले से। अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जो बात हो रही थी, जी हुकूमत ने काफ़ी चीज़ें मानी हैं। हमारी रियल एस्टेट सेक्टर की जो अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दी है। सेलर और बायर के 236A और C को 7 ही तो पहले ही आपने थ्रू अपना जुडिशरी ख़त्म करवा दिया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी मूव है। तो इसमें ज़ाहिर है कुछ रिफॉर्म्स 100% जिस तरह अभी बातों में आपको बताएंगे भी, तो जो चीज़ें अच्छी हैं एक्सपोर्ट के हवाले से, जो सुपर टैक्स ख़त्म किया है वो ठीक किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, वो तो सर वो तो ज़ाहिर है, वो तो हुकूमत भी जो है बता रही है क्या चीज़ होनी चाहिए थी जो नहीं हुई। देखिए जी, इसमें सबसे जो कुछ ऐसी चीज़ें मैं अगर ज़ाती तौर पे BISP को बड़ा कंडेम करता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, जी, बहुत सारे लोग देखिए लेकिन बिलावल भुट्टो साहब के सामने मत कीजिएगा, उन्हें बहुत बुरा नहीं, लगता मैं है। उनके सामने भी करूँगा। हमें अच्छा। किसी से मेरा मतलब है इन चीज़ों को तो उनको भी नहीं सोचना चाहिए। वो बुरा मान जाते हैं, इस नाराज हो वक्त जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊँ, इस वक्त हमारे मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है। दुनिया में शायद आपने देखा होगा इस वक्त जो हमारा इमेज बना है, जो हमने सफारतकारी की है, उस हवाले से जो पाकिस्तान का एक वकार बुलंद हुआ है। और हमने ये जो लास्ट ईयर जो जंग लड़ी है, ये भी एक पेज, पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी फोर्सेस जब एक पेज पे थी तो ये सारा कुछ हुआ ना। तो अब हमने मुआशी जंग भी अगर लड़नी है तो हमारी पूरी लीडरशिप को, पॉलिटिकल लीडरशिप को एक पेज पे होना चाहिए। और चीज़ों को ना अब अपनी जो पॉलिटिकल प्रेजुडिस है ना, उससे बाहर निकल के अब हमें सोचना होगा। देंगे यही पैसा जो हम दे रहे हैं, हम क्यों नहीं लोगों को बिजनेस सिखाते? आप मछली पकड़ना सिखाएं, आप मछली उनको क्यों दे रहे हैं? सही बात है। BISP में 838 अरब रुपए और स्किल डेवलपमेंट में 7.9 बिलियन, कितना बड़ा तजाद है। आप यकीन करें यही पैसा सर, बात बड़ी ये सिंपल जितनी सी ये रकम है ना सलमान साहब, ये तो जो शम साहब, एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जो एक्सपेंस है ना, ये हमारे
स्किल डेवलपमेंट के इदारे, उसमें ये नाकाफ़ी है। जब आप जाहिर सी बात है कि इत्तेहादी हुकूमत शमसाब जब कायम होगी और आप बैसाखियों पर होंगे तो फिर तो बात तो फिर माननी पड़ेगी ना। बिल्कुल जी, जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं होती, पॉलिटिकली आप स्ट्रांग नहीं होते, मेजॉरिटी में नहीं होते, आपको जो है डिक्टेशन लेनी पड़ेगी, चाहे वो डिक्टेशन आपकी पॉलिटिकल अलायंस की जो पार्टीज हैं वो दें। और अगर आप की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर आपको बार बार प्रोग्राम में जाना पड़ता है और इसी वजह से आपको जो डिक्टेशन मिलती हैं डोनर की तरफ से वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात बहुत हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती तो एक्सपोर्ट पे दुनिया में कहीं टैक्स नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने एक लिमिट बनाई कि इतना अमाउंट तक जो है एक्सपोर्ट करने वाले पे सुपर टैक्स नहीं लगेगा, वो छोटी एक्सपोर्ट है। लेकिन जो बड़ी एक्सपोर्ट करेगा, मतलब बड़ा एक्सपोर्टर जो ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाएगा, उसके ऊपर आपने 2% कम करके 8% कर दिया। एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स दुनिया में नहीं होता। आपका जो है पहले 1% विद होल्डिंग टैक्स होता था फाइनल टैक्स रिजीम में, फिर आपने उसके ऊपर एक और 1% लगा के उसको कहा जी ये अब आप MTR में आ गए, अब आपने प्रॉफिट एंड लॉस भी सबमिट करना है और ये 2% साथ में मिला के 41% की कैलकुलेशन निकाली थी अपने सेक्टर के लिए। 41% आप टैक्स एक्सपोर्टर देगा तो ना वो इंडिया से compete कर सकेगा। यही वजह हुई कि लास्ट ईयर आपकी एक्सपोर्ट जो अब ये साल बंद हो रहा है, चावल की एक्सपोर्ट जो $4 बिलियन के करीब पहुंच गई थी, वो नोज डाइव करके नीचे चली गई। उसके ऊपर आपके क्योंकि सिंपल कमोडिटी है, उसके अंदर कोई वैल्यूडेशन इतनी नहीं हुई कि हमने पका के बिरयानी एक्सपोर्ट करी होती तो हम compete कर सकते थे। हमने चावल के साथ चावल को मिलाना है। आज इंडिया आपकी एग्रेसिवली मार्केट को स्नैच कर गया। आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में लास्ट मंथ में ग्रोथ आई है। टेक्सटाइल आपकी बैकबोन है एक्सपोर्ट की। अराउंड 57% जो आपकी एक्सपोर्ट कराची से हो रही है, टोटल एक्सपोर्ट, उस कराची में जिसमें अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है। मैं कुछ महीनों से लाहौर में हूँ, किसी भी रोड पे मैं गया हूँ, अगर कोट लखपत जो मैं समझता था कि बड़ा बैकवर्ड इलाका होगा जेल के नाम से, वहां देखा तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रोड मुझे कराची के हर इलाके से बेहतर लगा। डेफिनेटली वहां के मेयर आके यहाँ पर देख के जाते हैं तो वो भी करते हैं, तो कराची जरा चलते हैं, आप फंस जाते हैं। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ हैं, उनको भी जरा वेलकम करते हैं। चुनाई साहब, कंपैरिजन जो है वो तो जाहिर सी बात है कि जो लोग करते हैं उनको समझ आ जाती है वाकई कि कराची में जो है वो इस तरह से डेवलपमेंट या ये कह लें कि इग्नोर किया जाता है, जिस तरह से कराची को उस तरह से ज़ाहिर लाहौर को नहीं किया जाता। वो तो एक ज़ाहिर एक लंबी एक बहस है। जो बजट आया, आपको क्या लगता है जो दावे किए जा रहे हैं कि हम वाकई अब एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी अगर बने नहीं है तो कम से कम उसकी तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त है, आप एग्री करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें बिल्कुल जो मौजूदा बजट है उसमें बहुत सारी प्रोविजन ऐसी हैं जो इस बात का इंडिकेशन दे रही हैं कि हमें न सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है बल्कि इंडस्ट्रीज को जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देना है। क्योंकि हम उस टारगेट से बहुत दूर हैं, लेकिन एक डायरेक्शन जो है वो हमारी सेट हो गई है और उस डायरेक्शन को अगर लेके चलेंगे तो आगे जाके मैं समझता हूँ कि हमारे इंडस्ट्रीज के हालात बेहतर होंगे। इस वक्त जो इंडस्ट्रीज के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। हमारी GDP ग्रोथ आपके सामने है और इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हमने 2 काम इसमें करने हैं। हमारी यूटिलिटीज को जो है वो इस तरह बनाना है कि हम एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हों ताकि हम compete कर सकें। और इसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो हमारी मशीनरी की मॉडर्नाइजेशन है। देखिए, हम गिला तो जरूर करते हैं कि जी हम कम्पिटिटिव नहीं है, बनाएं, लेकिन आज के दौर में अगर हम ये सोचें कि मेरी 20-25 साल पुरानी मशीनरी जो है वही प्रोडक्टिविटी देगी जो कल दे रही थी, तो आज ये चीज मुमकिन नहीं है। इसलिए कि बिजली 10 रुपए की 50 रुपए की हो गई है, गैस 1200 रुपए की 4000 की हो गई है। ये सारी चीजें जो है वो आपके सामने हैं। हम इसके साथ, इन चार्जेस के साथ, पुरानी मशीनरीज के साथ जहां एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ना हो, हम काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ आपको नहीं लगता अहमद साहब कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है? देखिए, ह्यूमन रिसोर्स अपनी जगह पर है। ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है। जाहिर है जब आप लेटेस्ट मशीनरीज के साथ काम करेंगे तो आपको जो है वो जहां 10 लोगों की जरूरत पड़ती थी वहां शायद 6 लोगों की जरूरत पड़े, तो वो रिडंडेंट हो जाएंगे। तो उनको रिडंडेंसी से बचाने के लिए हमें एक्सपेंशन में भी जाना है और साथ में ग्रोथ में भी जाना है। तो ये एक्सपेंशन और ग्रोथ जो है वो इस रिडंडेंसी को भी बचा सकती है और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर सिलसिले को जो है वो होलिस्टिकली देखने की जरूरत है। सिर्फ गवर्नमेंट को हम कोस के जो है वो हमारी मशीनरी नहीं चला सकते,
हमें अपनी तरफ भी देखना है कि उन चीजों को हम कैसे ठीक करें, और अगर हमें एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाना है तो ये जदीद टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना पड़ेगा, वरना अगर ये जदीद टेक्नोलॉजी नहीं अपनाए तो इसकी कॉस्ट जो है उससे हम कम्पीट नहीं कर सकेंगे और हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है सहगल साहब, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि अगर डायरेक्शन हमारी सही है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान से भी कोई ना कोई इलॉन मस्क जो है वो बन सकता है, $1 ट्रिलियन। सर इसकी मिसाल तो मैं आपको दे सकता हूँ कि एक तो हमने एलन मस्क ने एक जो कीमत लगाई है उसकी कंपनी $60 बिलियन वो हमारा पाकिस्तानी नौजवान है। हाँ जी, लेकिन सर उसने पाकिस्तान में नहीं किया ये बैठ के। वो आप पाकिस्तान में वो एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर दें तो मैं समझता हूँ कि इतना पोटेंशियल हमारे, वो हमारा बच्चा तो हमारा ही है ना। बिल्कुल, आप उसको वो इन्वायरमेंट दे दें तो हमारी क्या, हमारे बच्चों में वो 70 साल में ऐसा इन्वायरमेंट मिला है। मैं कल एक सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान में जो है वो कोई अंबानी, अडानी, कोई बिरला, कोई टाटा जो है वो क्यों नहीं बन पाया। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, ये लेवल प्लेइंग फील्ड देती है गवर्नमेंट, आपको एनवायरनमेंट ऐसे देती है गवर्नमेंट। आपको फिर जब हमारे यहाँ सर्वेलेंस शुरू हो जाती है, जो भी एक सर्टन लेवल से जो अपना एक इम्प्रूव कर जाता है, जो बिजनेसमैन जरा बड़े लेवल पे काम करना शुरू कर देता है, क्यों करने लगते हैं वो कि अंडर जी रडार आ इसने कोई जाता 2 नंबरी की है या कोई यानी कि गलत काम करके ये अमीर हुआ है। डेफिनेटली इस माइंडसेट से हमें निकलना होगा। हमें अब दुनिया बड़ी आगे चली गई है सलमान भाई, तो हमें भी थोड़ा सा ना इसको कम्पीट करने के लिए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारी डायरेक्शन अब कुछ ठीक होने जा रही है। गवर्नमेंट जो टैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक नया निज़ाम, नेशनल फेसलेस सेंटर बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ह्यूमन इंटरेक्शन बिटवीन टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी और टैक्स पेयर में, तो जिस तरह हमने कस्टम में देखा है फेसलेस, इसकी वजह से टाइमिंग की भी बचत हो रही है और आगे आगे जाके ये मज़ीद ट्रांसपेरेंट होगा जैसे जैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती जाएगी। तो दुनिया में अब जिस तरह डिजिटाइजेशन की बात है, चनाई साहब भी कर रहे थे, मॉडर्न टेक्निक को अपनाते हुए टैक्सेशन के निज़ाम में भी हमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। देखें हमारे मुल्क में बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। 252 मिलियन की आबादी, कल जो बजट में अनाउंस भी उन्होंने किया कि हमारी आबादी अब 252 मिलियन हो गई है। तो इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल ये है। हम और इसमें जिस तरह हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है, जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, जब तक आप उनको जॉब क्रिएशन के एनवायरनमेंट पैदा नहीं करते, जॉब क्रिएशन ये जो हुकूमतें आती हैं और कहती हैं कि जी हम 50 लाख घर बनाएंगे, 1 करोड़ जो है नौकरियां देंगे, ये जेन्युइन यानी कि एक वादा होता है या ये सच्चाई नहीं होती है? देखें जी, जब जॉब क्रिएशन होती कहाँ से है? सबसे पहले तो आप देखें जॉब क्रिएशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना, वो इंडस्ट्री है। सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है आपकी SME से, फिर उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री से। तो जब आपके मुल्क में आबादी इतनी ज़्यादा हो और फिर उसमें आपकी जो 65% जिस यूथ जो आपका सबसे बेस्ट पोटेंशियल है, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो आप जब तक उनको मेन स्ट्रीम में यूटिलाइज नहीं करेंगे, जॉब क्रिएशन का माहौल नहीं बनाएंगे, तो आप शम्स साहब फिलहाल तो यूथ जो है वो ज़ाहिर है वो तो यूट्यूबर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, उन पर अब जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स लगा दिया गया है। तो वो भी अगर एक तरफ से कमाने की कोशिश करते हैं तो उनके गिर्द भी जो है वो शिकंजा जो है वो सख्त कर लिया जाता है। IT जो है वो हमारी एक्सपैंड कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और दावा हुकूमत ये करी कि 1 बिलियन जो है उसकी इकॉनमी जो है वो बन गई है IT। तो यूथ को सर कैसे चैनलाइज मजीद जो है ना वो किया जाए? देखिए, जो मोबिलाइज किया जाए, परफॉर्म करना शुरू करे, और उसमें अगर नया सेक्टर देखते हैं तो सबसे ज्यादा आपका IT का सेक्टर आया, जिसने बड़ी अच्छी रिमार्केबल ग्रोथ दिखाई है। मैं फिर भी इसकी जो परफॉर्मेंस हुई है ना, ये आज इसका पोटेंशियल $25 बिलियन का था, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो बेसिक टूल्स चाहिए एक IT के बच्चे को, अगर उसको पेमेंट लानी है तो वो पेपल के जरिए लाएगा। पाकिस्तान में पेपल नहीं आया, ना आने दिया गया, या जो भी पॉलिसी हो सकी। फिर उसको चाहिए इंटरनेट की स्पीड। आप और मैं जो आज मोबाइल फोन पे डेटा यूज कर रहे हैं या घर पे कंप्यूटर जिससे कनेक्टेड है, उसकी स्पीड देख लें तो वो बच्चा कितनी जल्दी काम करके कितनी जल्दी अपनी फाइल अपलोड कर सकता है, ये उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। दुनिया आज जिस स्पीड पे काम कर रही है, हम उससे बहुत पीछे हैं। नो डाउट पाकिस्तान के बच्चों में इतना टैलेंट है कि हमने यहाँ पे MIT नहीं बनाई, लेकिन इन बच्चों ने जो बुक्स इधर उधर से आ गई, पायरेटेड बुक्स थी ज़्यादातर, ओरिजिनल भी नहीं थी, वो पढ़ के पुराने कंप्यूटर से लेके सीख के टेक्नोलॉजी
80s से पाकिस्तानी बच्चे आईटी में आ चुके थे। आपको याद है कि ब्रेन पाकिस्तान में जमाना था वायरस सर पाकिस्तानी ने बनाया था। वायरस बनाए, जो आपका पेजर टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनी हुई थी, वो आपने यहाँ बना ली। तो आप में टैलेंट की कमी नहीं है, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो। आज भी फ्रीलांसर अपने घर में बैठ के बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे सर्च इंजन पे बहुत सारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, वो डाल रहे हैं। उनको आप सॉले बना सकते हो। सॉले को बेसिक जो सपोर्ट मिली है वो MIT से मिली। जिस MIT में वो जाके उसने पढ़ा, वहां उसको फिर उसको एक माहौल मिला कि 2 लड़के और उसके साथ जो रूममेट थे, उन्होंने मिलके 3 ब्रेन ने काम किया। इसको कहते हैं कि आप ओपननेस पे चले जाओ। आप अगर बाउंड्रीज लगा दोगे कि मेरे IT के बच्चों के ज़हन पे ये पाबंदियां हैं, इस पे VPN यूज नहीं करोगे। अब IT का ज्यादातर काम कॉल सेंटर का VPN पे होता है। एक वक्त तक पाबंदी लगाई गई, आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट उसको फिल्टर करने के लिए प्रोजेक्ट पे लगाया, लेकिन फिल्टर नहीं कर सके। तो मैं कहता हूं कि जहां जहां आप पाबंदी लगाते हो वो आपकी ग्रोथ को रोकता है। उस MIT में जब 3 लड़के कमरे में बैठे तो कई साल तक लोगों से उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने हुलिये अपने चेंज नहीं किए, और वो प्रोजेक्ट ले आए जो एजुकेशन का प्रोजेक्ट है, जिसको अब वो 65 बिलियन की अगर उसने ऑफर लगा दी है, 60 बिलियन की एलन मस्क ने, तो उसको पता है कि ये आइंदा दिनों में जाके ये $200 बिलियन का हो जाएगा। तो ब्रेन हमारे यहाँ है। आज भी वो बच्चे मैंने देखे हैं जिन्होंने IT में कुछ नहीं पढ़ा, वो इंजीनियर थे मैकेनिकल के, आज वो IT के एक क्लाउड्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें घर बैठ के बना रहे हैं। शायद हमारी Support तवज्जो चाहिए। ब्रेन मसाला खाने पर होती है, बजाय ये कि हम जो है वो ब्रेन का सही इस्तेमाल करें और करवाएं। राजा साहब, लास्ट सर 2 मिनट्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें यूथ को लेके, खास तौर पे ये जो लैपटॉप स्कीम, लैपटॉप बांटना, और यूथ को आपको लगता है एंगेज करने का ये एक मुनासिब तरीका है, या मजीद इसमें गुंजाइश है, क्योंकि IT इंडस्ट्री हमारी जो है वो एक्सेल कर रही है? सर बात यह है कि ये तरीका तो अच्छा है लैपटॉप बांटने का, लेकिन मैं इसके साथ 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा। इंटरनेट भी अच्छा दे आपने दिया अगर अंबानी उसके साथ। टाटा की बात की, वो तो आप जी नहीं, मैंने कहा उसके अंबानी और साथ टाटा की बात की, वो तो आप बट अच्छा, वो तो आपने 70s में पीपल्स पार्टी दौर में नेशनलाइज करके तमाम खानदान खत्म कर दिए। सर अब उसको 47 हमारे साल पास गुजर गए उस बेहतरीन बात मौका को है, सर, अब पाकिस्तान ने हम जंग जीती 47 है। साल आगे आ चुके हैं उस बात से ना। चले अब मैं आगे की बात करता हूं। अब जैसे अभी तुर्की ने 20 साल छूट दी है आपके, और टैक्स छूट अपने लोगों को और फॉरेन इन्वेस्टर को। दुबई की बात करूंगा, वहां पे 9% कॉर्पोरेट टैक्स है, सिंगापुर में 17% है, और वहां पे जो सिंगापुर में, मैं थोड़ी सी टैक्स से हट के बात कर रहा हूं कि वो टाइम कम है जी। सिंगापुर में जो इस वक्त आपकी FDI है वो $110 बिलियन की है, तुर्की के अंदर $14 बिलियन है, और दुबई के अंदर $48 बिलियन है। तो वहां पे जो उन्होंने मौके पैदा किए हैं लोगों को, और तहफ़्फ़ुज़ दिया है, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी है, तो सर, यही ऐसा तो बातें नहीं है हमारी कि IT पाकिस्तान में सेक्टर कुछ में नहीं है। बच्चों को चाहिए। आखिरी सिर्फ ये चाहूंगा कि शम्स साहब क्विकली सर, लास्ट मिनट है, GSP प्लस स्टेटस जो है, क्या उससे हमने उससे फ़ायदा उठाया? आज़रबाईजान ने मौका दिया कि वहाँ पर आप ड्यूटी फ्री जो है वो चावल एक्सपोर्ट करें, लेकिन वहाँ पाकिस्तान से नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि कॉस्ट हमारी जो है वो ज़्यादा है, इंडिया से सारा जा रहा है। सर आप एग्री करेंगे या नहीं? क्यों नहीं ऐसा? बिल्कुल, हम इसलिए फ़ायदा नहीं उठा सकते कि GSP प्लस में सिर्फ टेक्सटाइल नहीं थी, हम दूसरी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स की जो होम अप्लाइंसेस थी वो बना सकते थे, क्योंकि चाइना वो इससे निकल गया था। आप बना के एक्सपोर्ट करते, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने की अगर इंडस्ट्री की कॉस्ट ज़्यादा होगी, उसको यूटिलिटी के बिल ज़्यादा देने पड़ेंगे, उसको इंटरेस्ट रेट अगर 22% पे उस वक्त मिल रहा था, आज अगर 11.5 कर दिया तो 12.5, तो फिर तो काम नहीं कर सकता। ठीक है, आने वाले दिनों में तो बात इस पर रफी रहेगी। फिलहाल बजट आ गया है, बजट के मजे लें, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।